नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम अफेयर पर। तो आज हम बात करेंगे इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 1600 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1400 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1200 किलोमीटर, अ, ऑप्शन सी 1200 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1300 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1600 किलोमीटर। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। आरंभिक स्थलों में अधिकांश सिंधु नदी के किनारे अवस्थित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 से 1750। देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 2500 से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। पूरब से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर और समुद्र तट की लंबाई 1300 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वनस्पति के देवता किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए अदिति, ऑप्शन बी सोम, ऑप्शन सी उषा, ऑप्शन डी विष्णु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सोम को। सोम को जो है वनस्पति के देवता के रूप में जाना जाता है। आइए थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं इसकी। ऋग्वैदिक देवता सोम को वनस्पति या औषधि या अधिपति के रूप में जाना जाता है। आदि तूफान, बिजली और वर्षा के देवता इंद्र को जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर सबसे ज़्यादा बार पूछे किसका जिक्र है ऋग्वैदिक काल में, तो इंद्र का जिक्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है? बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर का मकबरा कहाँ स्थित? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी रंगून, ऑप्शन डी काबुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रंगून। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कुल तीन मुगल बादशाह के मकबरे वर्तमान में भारत से बाहर स्थित हैं। बाबर का काबुल में, जहांगीर का लाहौर में ज- और बहादुर शाह द्वितीय का रंगून में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 हमारा कह रहा है, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कब और किसके द्वारा किया गया? स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कब और किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी गुलाम खान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कांग्रेस के 1906 के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया। स्वराज शब्द पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। देखिए, अगर स्वराज शब्द का उल्लेख की बात हो तो दादा भाई नौरोजी, लेकिन पहली बार प्रयोग की बात आएगा तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। क्या कह रहा है? आधुनिक दिल्ली की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? आधुनिक दिल्ली की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार? ऑप्शन ए एडविन लुटियंस और हेrbert बेकर, ऑप्शन बी लॉर्ड एरविन, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी जॉर्ज पंचम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एडविन लुटियंस और हेrbert बेकर। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आधुनिक दिल्ली की रूपरेखा एडविन लुटियंस ने हार्वर्ड बेकर के साथ मिलकर तैयार की। लुटियंस ने दिल्ली में वाइसराय भवन, वर्तमान में राष्ट्रपति भवन,
संसद भवन, इंडिया गेट आदि का निर्माण कराया। लॉर्ड इरविन वाइसराय भवन में निवास करने वाला प्रथम वाइसराय था। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1761, ऑप्शन बी 1762, ऑप्शन सी 1764, ऑप्शन डी 1765। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1761। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1761 के द्वितीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, तो इसको जो है आप, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसको तृतीय करिए। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच मराठों की इसमें हार हुई। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत की विजय पताका फहराई। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज खिलजी, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बाबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत पर विजय पताका फहराई थी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैन ग्रंथ के प्रविष्ट पर्व के अनुसार मगध में कितने वर्ष का लंबा अकाल पड़ा? जैन ग्रंथ के प्रविष्ट पर्व के अनुसार मगध में कितने वर्ष का लंबा अकाल पड़ा? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 12। ऑप्शन बी 12 करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन थे? अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन थे? देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन ए कह रहा है कालिदास, ऑप्शन बी रविदास, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी विष्णुदेव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कालिदास। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम विश्व का 100वां उत्कृष्टतम साहित्य कृत में से एक है, जो कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा को चित्रित और जिनके पुत्र भरत नामी राजा हुए। अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। तो ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप लोग मार्क कर लीजिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, चंपा किस देश का प्राचीन नाम था? चंपा किस देश का प्राचीन नाम था? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वियतनाम। चंपा वियतनाम का पुराना नाम था, प्राचीन। आइए थोड़ा जान लेते हैं। स्वर्ण भूमि, स्वर्ण भूमि किसे बोला जाता है? म्यांमार को स्वर्ण भूमि कहा जाता है। स्वर्णद्वीप जावा इंडोनेशिया को कहा जाता है। कामरूप असम का नाम है, पूरा प्राचीन नाम है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी बाबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए औरंगजेब ने। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया। मोती मस्जिद का निर्माण कराया। औरंगजेब ने प्रथम मुगल शासक था जिसने स्पष्ट रूप से फरमान जारी किया और अपने साम्राज्य में सती प्रथा का प्रबंध किया। फरमान जारी करके अपने सती प्रथा का प्रबंध जो है किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? 1857 में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? देखिए फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्टली एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो आइए जान लेते हैं। ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी अवध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अवध।
अवध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या अवध से वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में ना रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 50,000 सैनिक सेना में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए तीरथ सिंह, ऑप्शन बी सेवाराम, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी सीताराम लज्जू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सेवाराम। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। भील विद्रोह में प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी घाट था। भील विद्रोह का प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी घाट था। इसका समय 1825 से 1831 तक रहा। इसका नेतृत्व सेवाराम ने किया था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, स्वर्ग से उतरा सेना नायक किसे कहा गया? स्वर्ग से उतरा सेना नायक किसे कहा गया? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी बैरन हास्टिंग, ऑप्शन सी विलियम जॉन्स, ऑप्शन डी डलहौजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। स्वर्ग से उतरा सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्लासी के विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। बक्सर के विजय के बाद उसे पुनः गवर्नर बनाकर बंगाल भेजा गया तथा इसे स्वर्ग से उतरा सेना नायक कहा गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। राज्य अभिषेक से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? राज्य अभिषेक से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी खेतान, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उज्जैन का। राज्य सब अभिषेक से पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राज्याभिषेक से पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। इससे पहले वह तक्षशिला व अवंती का राज्यपाल रह चुका था। उज्जैन के राज्यपाल से पहले वह तक्षशिला व अवंती का राज्यपाल रह चुका था। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी विक्रमादित्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी रुद्रसेन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। समुद्रगुप्त वंश का एक महान योद्धा तथा कुशल सेनापति था। इसी कारण से उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात इसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर नवरत्न में सर्वोत्कृष्ट नवरत्न नहीं नवरत्नों हो जाएगा। नवरत्न में सर्वोत्कृष्ट महाकवि थे। ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी धन्वंतरी, ऑप्शन सी बेताल भट्ट, ऑप्शन डी कालिदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कालिदास। कालिदास इज द राइट आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीय के दरबार में विद्वान और कलाकारों को आश्रय प्राप्त था। उसके दरबार में नवरत्नों में से एक कालिदास भी थे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अकबर के युग में प्रधान की उपाधि किसे प्रदान की थी? अकबर ने युग प्रधान की उपाधि किसे प्रदान की थी? ऑप्शन ए हरविजय सूरी, ऑप्शन बी जगत गुरु, ऑप्शन सी जिनचंद सूरी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी को जो है हरविजय सूरी, जगतगुरु और जिनचंद सूरी को तीनों को ही अकबर ने युग प्रधान की उपाधि प्रदान की थी। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। हरविजय सूरी, जगत गुरु और जिनचंद जो है अकबर के दरबार में युग प्रधान की उपाधि प्राप्त किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया? तो गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी असमत बेगम, ऑप्शन सी रोशन आरा, ऑप्शन डी जहां आरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी असमत बेगम। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार
नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने किया। उसी ने इस विधि को अपनी पुत्री नूरजहाँ को बताया। इसी प्रकार से दोनों को ही गुलाब क्षेत्र का आविष्कारक माना जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा, पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई? ऑप्शन ए शिवाजी और जय सिंह, ऑप्शन बी औरंगजेब और राजा जय सिंह, ऑप्शन सी मराठों और अंग्रेजों के मध्य, ऑप्शन डी मुगलों और अंग्रेजों के मध्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिवाजी और जय सिंह के मध्य हुई। पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह के मध्य हुई। 22 जून 1965 को शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई। देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कह रहा है, जुते हुए खेत के साज कहाँ से प्राप्त होते हैं? जुते हुए खेत के साज, ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन डी हड़प्पा, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी रंगपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कालीबंगा। तो कालीबंगन से जो है जुते हुए खेत के साज प्राप्त होते हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। कालीबंगन काले रंग की चूड़ियाँ जुते हुए खेत के के साथ साज प्राप्त हुए, जहाँ से दो अलग अलग फसलें उगाई गई। यहाँ पे साच हो जाएगा, आप लोग फ्रेंड इसको साच कर लीजिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है 22, क्या कह रहा है, किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से चरमोत्कर्ष पे था? किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से चरमोत्कर्ष पे था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए औरंगजेब के। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य चरमोत्कर्ष पे था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से चरमोत्कर्ष पे पर था। यह मुगल यह काबुल से लेकर चटगांव तथा कश्मीर से लेकर कावेरी नदी तक विस्तृत था। उसी के शासन में मुगल प्रांतों की संख्या सब सर्वाधिक थी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा, तीनों गोल सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता थे। तीनों गोल में सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता थे। ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी केवल एक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एक और दो दोनों। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 112। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 72। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे। स्थान मुंबई में 1885 में हुआ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में 1885 में हुआ। इसके अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी तथा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी जे बी कृपलानी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी जो थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। भारत के प्रथम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी जौनपुर, ऑप्शन डी आगरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली में। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बते उल इस्लाम दिल्ली में बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी हसन निजामी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था।
आइए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार तथा बंगाल को विजित किया और नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया? महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ पे दिया? ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बनारस। तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण बनारस के हिंदू काशी विश्वविद्यालय में दिया था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए 30 जनवरी 1948, ऑप्शन बी 29 जनवरी 1946, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1947 या ऑप्शन डी 26 जनवरी 1948। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा में जाते हुए नाथूराम गोडसे ने की थी। चलिए फ्रेंड्स आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता है? बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून। देखिए फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है और ये काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है। लोग ध्यान देंगे तो आपको आंसर इसका पता होगा। तो आइए जान लेते हैं। ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कह रहा है? दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला शासक था? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी महमूद शाह, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी सिकंदर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बहलोल लोदी। बहलोल लोदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक लंबे समय तक 38 वर्ष तक शासन किया। अपने लंबे शासनकाल में इन्होंने दिल्ली सल्तनत को खोई हुई प्रतिष्ठा तथा पुनर्स्थापित किया था। चलिए आगे की तरफ फ्रेंड्स बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है? भारतीय रेल के विकास के क्षेत्र में सर्वाधिक रेल लाइन का निर्माण किसके समय में हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड एल्गिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कर्जन। कर्जन के समय में रेलवे का विकास सर्वाधिक लाइनों का निर्माण कराया गया था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय रेल के विकास के क्षेत्र में सर्वाधिक रेल लाइन का निर्माण कर्जन के समय में हुआ। इसके अलावा रेल बोर्ड का गठन। कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों और सुरक्षा को मरम्मत हेतु भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33 हमारा क्या कर रहा है? बरदौली सत्याग्रह का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1926। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1928। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं बरदौली सत्याग्रह के बारे में। गुजरात में स्थित बरदौली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 22% कर के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। बाद में 30% लगान में वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6.3% कर दिया गया। बरदौली सत्याग्रह के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। चलिए फ्रेंड्स आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 34 क्या कह रहा है? सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन सी गणेश सावरकर, ऑप्शन डी प्रफुल्ल चाकी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जी जो है सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले पहले क्रांतिकारी थे। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रफुल्ल चाकी
एवं खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। कालांतर में प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस जी को फांसी दे दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभिनव भारत के संस्थापक हैं। ऑप्शन ए बीडी सावरकर, ऑप्शन बी श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन सी तारकनाथ दास, ऑप्शन डी लाला हरदयाल। अभिनव भारत के संस्थापक हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीडी सावरकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। आजाद हिंद फौज के गठन का श्रेय मूलतः किसको जाता है? ऑप्शन ए कैप्टन मोहन सिंह, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या कर 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण माना जाता है। ऑप्शन ए चर्बी लगे कारतूस, ऑप्शन बी विदेश सेवा भत्ते से इनकार, ऑप्शन सी प्रमुख विवाद वेतन, ऑप्शन डी मेरठ में तैनात देसी घुड़सवार सेना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चर्बी लगे कारतूस। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण माना जाता है। कैनिंग सरकार ने 1857 के सैनिक के प्रयोग के लिए ब्राउन्स बेंस के स्थान पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया, जिसमें कारतूस लगने से पूर्व दांतों से खींचना पड़ता था। क्योंकि कारतूस में गाय और सुअर दोनों के ही चर्बी लगे होने के कारण चारों तरफ, इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों में भड़क गए। लगे होने की खबर से चारों तरफ, इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों सुनकर इसको भड़क गए, जिससे परिणाम स्वरूप 1857 के विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 भारत के आर्थिक विकास पर पहली पुस्तक मानी जाती है। ऑप्शन ए इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्रॉपर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन सी प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया, ऑप्शन डी गिरी प्रभार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इकोनॉमी एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन ए पे मार्क कर लीजिएगा आप लोग। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया रामेश्वर दत्त की पुस्तक है। यह भारत के आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने की थी? ऑप्शन ए विलियम डिग्बी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी रामेश्वर दत्त, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रनाडे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी ने। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय की गणना की। तत्कालिक समय में उन्होंने भारत में प्रति व्यक्ति आय को वार्षिक आय की 20 रुपये आकी थी। आइए क्वेश्चन 40 की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त शासकों में राजकीय भाषा थी। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। सूर्य सिद्धांत किसकी रचना है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी सिद्धसेन, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी कालिदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य सिद्धांत किसकी रचना है? तो सूर्य सिद्धांत सिद्धसेन की रचना है। आइए क्वेश्चन 42 क्या कह रहा है देखते हैं फ्रेंड्स। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 262 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 300 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 200 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तथा उसे जीत लिया। उसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन सी सम्राट अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट और पहला सम्राट था जिसने बेहतर भारत को अपना
शासन स्थापित किया जिसके विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसका साम्राज्य सीमा ईरान से मिलती थी। उसने भारत में सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 44, भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए ईरानियों, ऑप्शन बी बंगलो, ऑप्शन सी अंग्रेजों, ऑप्शन डी यूनानियों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ईरानियों के द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था। भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया। ईरानी शासक डेरियस 516 ईसा पूर्व में पश्चिमी उत्तर भारत में घुस गया और पंजाब में सिंध नदी के पश्चिम के इलाके और सिंध को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी अंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मगध, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। छठी छठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों में का उदय हुआ जिसमें मगध सबसे शक्तिशाली था। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। हीनयान और महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? हीनयान और महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर पूछा है कि मौलिक अंतर क्या है? ऑप्शन ए देवी देवताओं की पूजा, ऑप्शन बी रीति रिवाजों का उल्लेख, ऑप्शन सी भाषाओं का अंतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीनयान और महायान में देवी देवताओं की पूजा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हीनयान और महायान के हीनयान और महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की मूर्ति पूजा थी। हीनयान बुद्ध का एक महापुरुष हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया है। उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ साथ उनको बोधिसत्व की भी पूजा की जाने लगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 47, बुद्ध के गिरि त्याग का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी गाय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी घोड़ा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध के त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। उनके घोड़े का नाम कंथक कंथक हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा कंथक। एवं सारथी का नाम चन्ना था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 48, श्वेतांबर पथ को मानने वाले कौन सा वस्त्र धारण करते थे? ऑप्शन ए श्वेत वस्त्र, ऑप्शन बी गेरुआ, ऑप्शन सी लाल वस्त्र, ऑप्शन डी पीताम्बर। तो श्वेतांबर को मानने वाले श्वेत वस्त्र धारण करते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? ऑप्शन ए 1024, ऑप्शन बी 1026, ऑप्शन सी 1028 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर 1028 श्लोक हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऋग्वेदिक में 10 मंडल, 1028 श्लोक और लगभग 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, वरुण सभी देवताओं की स्मृतियों रची हुई प्रार्थनाओं का संकलन है। आइए क्वेश्चन श्रृंखला का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन 50। आइए देखते हैं क्या कहता है। भारत में इस स्थिति में दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है? भारत में इस स्थिति में दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। तो ये पूछ रहा है हड़प्पा के उसमें संदर्भ में। ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी भारत में स्थित होगा। इसको कट कर दीजिएगा आप लोग। भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। तो ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धौलावीरा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी और प्रथम राखीगढ़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। इसमें 7 मीटर गहरा और 79 मीटर लंबा एक सेल के जलकुंड मिला था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आज हमारा 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।